दोस्तों नमस्कार। ये है हमारा जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आइए राजनीति विज्ञान का ये अगला प्रैक्टिस सेट जो नंबर 7 है उसको हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बिना विलंब किए हुए। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था मित्रों? तो ये प्रश्न बहुत सा आसान ही प्रश्न है। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंबर सी में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों लगा लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा अंबेडकर जी हैं, यानी कि बी नंबर सही है। आप जानते हैं दोस्तों कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष पद के लिए दोस्तों नामित किया गया था मित्रों। प्रारूप समिति का काम संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना था। ये मित्रों रहा। चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पर। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में या अनुसूची में दिया गया है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है दोस्तों किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, सी नंबर 10वीं अनुसूची में और चौथा नंबर है 12वीं अनुसूची में। तो मित्रों बताना है कि किस अनुसूची में दिया गया है। तो आप लोग टिक कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची दोस्तों, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है मित्रों। वर्तमान में इसमें क्रमशः यानी संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं मित्रों, और हमारी समवर्ती सूची में जो है 52 विषय मेंशन हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर मित्रों बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये प्रश्न है दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, सी नंबर अमेरिका है और चौथा नंबर यूके या इंग्लैंड देश है। तो मित्रों आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया देश से समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। आप लोग दोस्तों जानते होंगे समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, किंतु मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। ठीक है मित्रों, आगे प्रश्न है दूसरा हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा प्रश्न, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था, यानी कि क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवल योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा मित्रों। तो आप लोगों को बताना है संविधान सभा का गठन किस प्रस्तावना के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप लोगों ने उत्तर लगा लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। मित्रों आप जानते हैं कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए थे, जिसमें 296 जो सीटें थी दोस्तों वो ब्रिटिश भारत के राज्यों से थी और 93 जो सीटें थी दोस्तों देसी रियासतों की थी, 93 सीटें दोस्तों, और जो 4 सीटें थी वो 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? मित्रों ये प्रश्न रहा अपना
इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो ये हैं विकल्प, इसको और थोड़ा सा शार्ट कर लीजिए, उत्तर दीजिए। इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बी नंबर है दोस्तों, इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी घटित हुई थी। सी नंबर है मित्रों, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। या डी नंबर है दोस्तों, इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपने उत्तर लगा लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मित्रों, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। चलते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है अपना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम जो यूरोपीय अध्यक्ष था उसका नाम बताना है मित्रों। तो ओ ह्यूम जी थे, बी नंबर यूले थे, सी नंबर अल्फ्रेड वेब थे, या डी नंबर बेसेंट जी थी। तो मित्रों, आप लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी नंबर होगा, यानी जॉर्ज यूले थे। मित्रों, आप जानते हैं कि 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता पहली बार किसी यूरोपीय, जिसका नाम था जॉर्ज यूले, उन्होंने किया था। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन कब रद्द किया जाता है? दोस्तों, तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। 9 में, 1909 में, 1910 में, या 1911 में, या 1912 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपने टिक कर लिया होगा 1911 में। देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि कर्जन द्वारा है जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया जाता है, जो एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था, कुठाराघात था। भारतीयों में राष्ट्रवाद को एक तरह से हतोत्साहित करने का ये प्रयास था। फिर दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो हैं दोस्तों भारत आते हैं। उनकी पत्नी भी थी, मेरी जिनका नाम था, और दिल्ली में उनका स्वागत कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम में ही दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? यानी किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की स्थापना की थी या मांग की थी? उस स्थान का नाम बताना है दोस्तों। तो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, या बम्बई अधिवेशन था मित्रों, या कराची अधिवेशन, या मद्रास अधिवेशन था। तो इनमें बताना है दोस्तों कौन सा अधिवेशन था। तो आप लोग उत्तर दे दिए होंगे। ये इसका जो उत्तर होगा दोस्तों लाहौर होगा। मित्रों, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित करके, लाहौर में हुआ था, यानी प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर मित्रों स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था। तो 31 दिसंबर 1931 को मित्रों पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। मित्रों, आगे प्रश्न है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। गदर पार्टी क्रम में लगाना है मित्रों। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? और दांडी मार्च दोस्तों कब हुआ था? या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इनको क्रम में लगाना है मित्रों। जानते हैं कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों की जाती है। दांडी मार्च दोस्तों जानते हैं 1930 में संपन्न होता है मित्रों, ना। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों जानते हैं कि ये 1919 में संपन्न होता है मित्रों। और चंपारण आंदोलन जो है 1917 में ये संपन्न होता है। तो इस प्रकार यदि हम इस क्रम को लगाते हैं तो मित्रों हमारा जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न को कालक्रम के अनुसार रखिए।
फिर दोस्तों वही उसी तरह का प्रश्न है कि कौन सा पहले आया है कौन से बाद में आया है, इसको भी उसी तरह हल करते हैं दोस्तों। तो होम रूल आंदोलन आप लोग जानते हैं मित्रों, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में संपन्न हुआ था। खिलाफत जानते हैं दोस्तों, 1919 में संपन्न हुआ। दांडी मार्च दोस्तों जानते हैं, ये उसी वही रिवीजन प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का एक तरह से वही रिवीजन प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो उत्तर है इस प्रकार दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हमारा ये ए ऑप्शन हो जाएगा जी। यानी होम रूल जो है दोस्तों 16 में संपन्न होता है, खिलाफत 1919 में, चंपारण 17 में मित्रों, और दांडी मार्च 30 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये प्रश्न रहा है अपना, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में गवर्नर था या जनरल था जिसने भारत में कलेक्टर के पद को सृजित किया था? तो डलहौजी था, करजन था, वारेन हेस्टिंग्स था या रिपन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वारेन हेस्टिंग्स था। मित्रों आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या था। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन दोस्तों 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, जिसका कार्य है, क्या कार्य है ये जान लेते हैं दोस्तों। प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बरकरार रखना। तो ये दोस्तों हो गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है मित्रों? तो ये देखना है, इसका उत्तर देना है। तो खिलाफत आंदोलन से है मित्रों, या असहयोग आंदोलन से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो चौरी कांड का जो घटना का वो है संबंध वो असहयोग आंदोलन से है। मित्रों जानते हैं कि आप 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक उग्र दल ने या भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक दरोगा प्लस 21 सिपाहियों की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को मित्रों स्थगित कर दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न है उसको देख लेते हैं मित्रों। निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था दोस्तों, जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 1932 में सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन एक लंदन में। वहीं पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड द्वारा जो है इस कुख्यात या सांप्रदायिक पंचाट का उद्घाटन किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। इसको सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जिसमें न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सिख, ईसाई, यूरोपियनों, आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, जिसको लेकर महात्मा गांधी ने बाद में आंदोलन शुरू कर दिया था। फिर 1932 में 26 सितंबर 1932 को ही गांधी और अंबेडकर जी के मध्य पूना में इसका समझौता होता है। तो आप लोग देख लिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो हुमायूं था दोस्तों। बी नंबर है बाबर था मित्रों, सी नंबर है जहांगीर, या डी नंबर अकबर। तो आप लोग प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों आप जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है,
और 1608 में चल करके फिर आगे कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज़ जो है दोस्तों सूरत पहुंचता है। और 1613 में दोस्तों मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कंपनी को सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। प्रारंभ में दोस्तों अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा था मित्रों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है हमारा, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए दोस्तों ब्रिटिश संसद में कौन सा व्यक्ति उत्तरदायित्व होता था या कौन सा पद उत्तरदायित्व होता था। तो मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत सचिव होता था, नंबर बी ये भारत परिषद होती थी, या गवर्नर जनरल होता था, या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी। तो मित्रों आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा भारत में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी और उसके स्थान पर दोस्तों भारत सचिव नामक पद सृजित किया गया था जो ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य होता था दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों भारत सचिव में जान लेते हैं कि कितने सदस्य होते थे। तो भारत सचिव की सहायता के लिए जो दोस्तों 15 सदस्य होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला दोस्तों जो प्रश्न है वो हमारा ये है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोगों ने लगा लिया होगा कि सीधे आज ये प्रश्न पर उत्तर पर तो अम्बेडकर जी थे। तो अम्बेडकर जी जो थे 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बनाए जाते हैं और गृह मंत्री का पद पटेल जी को यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है, जबकि रक्षा मंत्री का पद जो है जो दोस्तों बलदेव सिंह को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों कि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी घटना बाद में संघटित हुई थी। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, चौरी चौरा की घटना दोस्तों, या स्वराज पार्टी की स्थापना मित्रों। तो आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित हुई थी मित्रों। और हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी मित्रों वो 1920 में आई थी दोस्तों। ये 26 मई 1920 की थी। चौरा कांड जानते हैं दोस्तों 1922 में 5 फरवरी 1922 को हुई थी दोस्तों। और स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों आप जानते होंगे कि 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में इसकी स्थापना की जाती है। तो दोस्तों इसको आप क्रम से लगा करके इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। चलिए आगे प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है या जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इसको स्वीकार किया जाता है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव के बीच इतने दिन का गैप इसलिए रखा जाता है ताकि मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो सके, समझौता कर सके। लेकिन जब इतने 1 महीने के समय में मुस्लिम लीग इसमें नहीं सम्मिलित होती तब जाकर के 22 जनवरी 1947 को मित्रों सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। तो उस व्यक्ति को पहचानना है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने कहा था कि जो राज्यपाल होगा वो केंद्र का एजेंट होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्तों दीजिए। बिल्कुल नए नए प्रश्नों का संग्रह किया जाता है दोस्तों। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को प्राप्त होता रहे और परीक्षा में जिससे आप उच्चतम प्रदर्शन प्रदर्शित कर सकें। मित्रों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए नंबर सही होगा। टी कृष्णाचारी जी थे। ठीक है मित्रों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। टी कृष्णाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल जो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। मित्रों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ये होगा। आगे दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो दोस्तों देखना है कि किस समिति की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। संचालन समिति की अध्यक्षता की थी, या संघ समिति की अध्यक्षता की थी, या मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति की अध्यक्षता की थी, या डी नंबर है मित्रों, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, संघ शक्तियाँ समिति की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूट के माध्यम से इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालक्रम बताना है दोस्तों। तो आइए इसको हल करते हैं। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1930 से संपन्न होते हैं गोलमेज सम्मेलन। 3 होते हैं जो 32 से समाप्त होते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आप जानते हैं ये 42 में हुआ था। ये 1931 में शुरू हुआ है, 1942 में। और दोस्तों जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो रचना है 1825 में 28 दिसंबर 1885 को की जाती है दोस्तों। और साइमन कमीशन मित्रों आप जानते होंगे सन 1927 में इसको गठित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो मित्रों इस प्रश्न को हल कर लिया है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है? दोस्तों ये राजनीतिक सिद्धांतों से दोस्तों प्रश्न संबंधित हैं, जो UPTGT के लिए और UPPGT के लिए बहुत ही अति आवश्यक प्रश्न है। तो इसको हल करते हैं मित्रों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो जेम्स ब्राइस होगा। तो डेविड ईस्टन जो थे निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है? तो वो जेम्स ब्राइस के संबंध में दोस्तों डेविड ईस्टन ने इस कथन को कहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। संस्थावादी चार्ल्स H मैकइलबेन थे। बी नंबर है अंतःक्रियावादी दोस्तों एलन। सी नंबर है भौतिकवादी दोस्तों डनिंग। और डी नंबर है दोस्तों मूल्यवादी सेबाइन। तो इस प्रश्न का जो मित्रों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मूल्यवादी सेबाइन जो है युग्म सुमेलित नहीं है। मूल्यवादी दोस्तों जो सिद्धांत है वो A.D. लिंडसे द्वारा दिया गया था। दोस्तों इसका ये उत्तर गलत होगा, जबकि A.D. लिंडसे इसके क्या थे? A.D. लिंडसे जो थे इसके प्रवर्तक थे दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मित्रों बढ़ते हैं।
इस प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है मित्रों। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो शास्त्रीय पहला नंबर है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृत में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। दूसरा है दोस्तों आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। तो दोस्तों देखना है कि इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ये दोनों यानी कि सी नंबर सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर सही होगा। मित्रों आइए आगे हल करते हैं अपने को प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दोस्तों ये स्क्रीन पर रहा जो है कि प्रश्न किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला अर्थात द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर देना है आपको। तो ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, नेपोलियन, नंबर बी बिस्मार्क, नंबर सी हिटलर और नंबर डी डब्ल्यू विल्सन। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर टिक कर लिया होगा मित्रों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है। बिस्मार्क जानते हैं दोस्तों कि ये जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी ये क्या था, ये स्टेटमैन था, नेता था। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बिस्मार्क हो जाएगा। आगे दोस्तों प्रश्न है हमारा राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है मित्रों, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। ये वाक्य किसका है। तो ये वाक्य जो है दोस्तों देखना है कि जेब्राइस्ट का है या पी जेने का है या एलेक्सी द टाकविल का है या आइवर ब्राउन जी का है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा दोस्तों जेब्राइस्ट सही होगा। इन्होंने कहा है कि राजनीति जो है, राजनीति शास्त्र जो है इतिहास एवं राजनीति के बीच है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच स्थित है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का जो संबंध है लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का लेना दूसरे का मूल्यों से है। यह वाक्य किसका है मित्रों। तो इसका उत्तर देना है हैलोवेल का है, आई ब्राउन का है या गिलक्राइस्ट का है या इनमें से दोस्तों किसी का नहीं है। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा। तो आई ब्राउन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो ये वाक्य जो है दोस्तों किस राजनीतिकार का है। तो जो ये वाक्य है दोस्तों ये पॉल जेनेट महोदय का है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, हल करते हैं तेज़ी से अपने प्रश्नों को। तो शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है। शिकागो विचारधारा के जो अर्थशास्त्री हैं उनमें दोस्तों बताना है कि ये 4 विकल्प में से कौन सा व्यक्ति है जो शिकागो विचारधारा का प्रमुख अर्थशास्त्री था। तो उत्तर है दोस्तों इसके एडम स्मिथ हैं, कार्ल मेंगर हैं, फ्रेडरिक हेयक हैं या मिल्टन फ्राइडमैन हैं। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों डी नंबर यानी मिल्टन फ्राइडमैन जी हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये मिल्टन फ्राइडमैन जो हैं शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आर्थिक विचारों का एक संकाय है जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्राइडमैन जो हैं दोस्तों
और जॉर्ज स्टिगलर को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। शिकागो माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों आगे प्रश्न है, आगे हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी नहीं हैं, और विकल्प के माध्यम से दोस्तों इसके उत्तर देना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। नंबर 1 है इतिहासवाद, नंबर 2 है प्रत्यक्षवाद, 3 नंबर है वैयक्तिक सापेक्षवाद और चौथा नंबर है अति तथ्यात्मकतावाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ये चारों ऑप्शन विकल्प के रूप में दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों डी नंबर होगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये वाक्य किसका है? राजनीति विज्ञान का संबंध जो है दोस्तों राज्य और उसके साधन सरकार से होता है। यह कथन कहने वाले कौन से विचारक थे? तो गार्नर थे, डिमार्क थे, गिलक्राइस्ट थे या सीले महोदय थे। तो ये जो वाक्य है दोस्तों ये डिमार्क महोदय का है। डिमार्क महोदय जो थे दोस्तों ये अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे जो एक प्रशासनिक चिंतक भी थे। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? यानी किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का एक विज्ञान है? तो यह वाक्य कहने वाले दोस्तों आप लोग जानते हैं और टिक लगा लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैटलिन महोदय ने कहा था कि जो राजनीति होती है वो शक्ति का विज्ञान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? किस विचारक का संबंध जो है दोस्तों राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? डेविड स्टन का है, हडिंगटन का या डेविड एप्टर का है या पावेल का है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हडिंगटन होगा। हडिंगटन जो है राजनीतिक पतन शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्तित्व थे। डेविड स्टन जो हैं राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की इन्होंने संकल्पना का विकास किया है मित्रों। और जो एडप्टर थे इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया है। और पावेल महोदय जो थे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति आदि का व्याख्यान किया है। तो आगे प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोग लगा लिए होंगे, जो थे इसके कहने वाले ये दांते जर्मिनो थे। आप लोग जानते हैं दांते जर्मिनो जो थे दोस्तों शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, जबकि रॉबर्ट टेडाहल जो हैं पीटर लासलेट और डेविड स्टन व कोबा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास दोस्तों करते हैं। आगे मित्रों प्रश्न है फिर हमारा, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखना है और इसका क्या उत्तर होगा। 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए नंबर यानी 1948 में है। आगे प्रश्न है मित्रों, और इस टॉपिक का या इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप सब लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अरस्तु होगा, है ना। इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन कर क्लिक करें ताकि आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।